तो हेलो एवरीवन। मैं निसारुल अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें चैप्टर सेकंड है आपका मटेरियल कॉस्टिंग। तो ये वीडियो जो यूजफुल रहने वाला है वो आपके सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहने वाला है, साथ ही साथ जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कॉस्टिंग है उनके लिए ये जो वीडियो है वो यूजफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस इस वीडियो को मैंने 8 कंसेप्ट में डिवाइड करा है। तो अगर कंसेप्ट वाइज हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि सिवाय पैराग्राफ में समझ लें। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। कौन सा चैप्टर है? मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट वन देखेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कंसेप्ट वन देखेंगे। कंसेप्ट वन होगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम मटेरियल्स की बात करेंगे कि मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रोसीजर या ऑपरेशंस जो फॉलो होते हैं मटेरियल को परचेस वगैरह करने में, वो भी हम देखेंगे। कंसेप्ट सेकंड जो रिलेटेड है वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, या वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है कि मतलब जैसे सपोज कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या किसी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल तो परचेस करना पड़ेगा। अब जब मटेरियल परचेस करना तो उसमें हम क्या चीज ऐड करना है एंड क्या चीज उसमें डिडक्ट करना है, लाइक जीएसटी है या कोई कस्टम ड्यूटी पे करा है या फिर कोई कमीशन पे करा है या फिर कोई इंश्योरेंस पे करा है, तो उसको ऐड करना है या हमें ऐड नहीं करना है। ये वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल हम देखेंगे जो कंसेप्ट सेकंड से रिलेटेड है। कंसेप्ट थर्ड की बात करते हैं, इसमें हम देखेंगे ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट? दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये भी हम इन डिटेल, इसको दूसरा नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये भी हम इन डिटेल में बात करेंगे कंसेप्ट थ्री में। कंसेप्ट फोर में देखेंगे डिफरेंट स्टॉक लेवल्स हैं, लाइक मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल। तो ये इसकी भी बात करेंगे कंसेप्ट फोर में। ठीक है। कंसेप्ट फाइव में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री स्टॉक आउट सिचुएशंस कब आती है, कि लाइक जैसे कि हमारे पास मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। ठीक है, स्टॉक नहीं है तो अब कस्टमर आया तो फिर हमारे पास तो स्टॉक है नहीं, तो फिर हम कस्टमर को कैसे देंगे? तो उस समय जो सिचुएशन है उसको इन्वेंट्री स्टॉक आउट सिचुएशन कहते हैं। तो ये इन डिटेल में हम बात करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ नहीं करने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम एबीसी एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज होते हैं, टाइम्स में जो बात करते हैं आपके। ठीक है, वो देखेंगे। कंसेप्ट एट रिलेटेड होगा स्टोर्स लेजर अकाउंट से, वो देखेंगे हम। लिफो मेथड, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड है, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड भी होता है, बट नॉर्मली आपके जो सी एंटर स्टूडेंट के जो सिलेबस में वो वेटेड एवरेज मेथड है। नॉर्मल तो ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है, फिर भी नॉर्मल तो बिल्कुल नॉर्मल ही है जो आप उस स्टैटिक्स में देख चुके हैं। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कंसेप्ट फर्स्ट पे हम मूव करते हैं। ठीक है। तो कंसेप्ट फर्स्ट पे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें क्या करा है मैंने, मटेरियल्स को डिवाइड करा है दो टाइप में। ठीक है। और मटेरियल को दो टाइप में डिवाइड है, बाकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड की मतलब कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिक इन्वेंटरी, इस टाइप से कुछ ब्रीफ करने की कोशिश करा है मैंने। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट वन। ठीक है। कॉन्सेप्ट वन क्या कहता है? कॉन्सेप्ट वन सिंपली ये कहता है, इंट्रोडक्शन से हमारा कंसेप्ट वन बात करता है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है। क्या कहता है कंसेप्ट वन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? मटेरियल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? मटेरियल क्या है? मटेरियल वो कमोडिटी है, ऑल कमोडिटीज जो कि दैट आर कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें जो कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रहे हो, जिस कमोडिटी को आप कंज्यूम कंज्यूम कर रहे हो उसको मटेरियल कहते हैं। ठीक है। मटेरियल कैन बी डिफाइंड इज एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड, स्टैक, स्टॉक फाइल। मटेरियल क्या कहेगा कि कोई कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी जो आप स्टॉक में रख रहे हो, मतलब स्टॉक पाइल, स्टोर कह दो या स्टैक कह दो, तीनों का मतलब ये एक तरह से कह सकते हो हिंदी में आपके ढेर, ढेर लगा के रखा हुआ है आपने, उसको मटेरियल कह सकते हो। ठीक है। मटेरियल क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी का।
इसके बिना तो आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। अगर मटेरियल नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो आप, मटेरियल नहीं है, तो उसके बिना आप कैसे फिर प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करोगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल इसका सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। आप लोग भी इस तरह के एग्जाम्पल तो आप लोग लिख ही सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ कॉटन है, कॉटन आपने लिया है, ठीक है, या कॉटन यान है टेक्सटाइल मिल के लिए। तो जो मटेरियल है, मटेरियल किसी भी, तो लेदर है, लेदर लेदर शूज के लिए यूज हो रहा है, तो वो भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों दो टाइप्स के मटेरियल होते हैं, जैसे कि आप लोगों को भी पता हुआ, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट? सेकंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है। जैसे कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ, कैसे? डायरेक्ट, डायरेक्ट से आप लोग समझ रहे हो कि मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चर में। जब आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो मटेरियल जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। वो कैसे? आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो द मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाई विद द इंडिविजुअल यूनिट, जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एक इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ, ठीक है, उसको कहा गया डायरेक्ट मटेरियल। जो कि है फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ को फिनिश प्रोडक्ट, जो फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट होगा उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कह देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि लेदर यूज हो रहा है इन मैन्युफैक्चर, शूज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो शूज अगर मैन्युफैक्चर करो तो क्या चीज जरूरत पड़ेगा, तो क्या चीज जरूरत पड़ना चाहिए, लेदर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो लेदर एक तरह से क्या डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए इसको डायरेक्ट मटेरियल कहा गया है। अब सेकंड आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है वो देखते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कंज्यूमेबल स्टोर्स है, कॉटन का वेस्ट है, लुब्रिकेंट ऑयल्स है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे कि सपोज, अब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, शूज का मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सपोज उसमें कोई मशीनरी इन्वॉल्व है। अब मशीनरी इन्वॉल्व है तो मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, बिल्कुल होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। साथ ही साथ उसमें ऑयल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स हो या कुछ अदर टाइप्स के ऑयल्स भी डाल सकते हैं उसमें। तो ये ऑयल्स जो इसमें डलेंगे, क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है कि ये डायरेक्ट मटेरियल इसको क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली आप जब वो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको मैन्युफैक्चर के लिए काम आ रहा है, बट ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लेदर है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली। बट अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया तो वो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल्स वगैरह यूज करा है तो वो आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम चैप्टर देख रहे हैं, कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? मटेरियल कॉस्टिंग जो चैप्टर देख रहे हैं। तो उसमें मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने अभी थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करा है, अब थोड़ा और मैं ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मटेरियल के टाइप देख लिए, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल अभी देखेंगे नीचे हम। 7 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं मटेरियल में, 7 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। ये मे बी बीकॉम स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी एंटर के स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ लेंगे तो हो सकता है क्वेश्चंस में आ जाए तो लिख भी सकते हैं। तो क्या कहता है ये कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे मटेरियल को, देन रिसीव करेंगे मटेरियल को, देन इंस्पेक्शन होगा, स्टोर करेंगे फिर उसको, फिर इशू करेंगे मटेरियल अलग अलग डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को जरूरत है। फिर मेंटेनेंस करेंगे, स्टॉक रिकॉर्ड के 2 टाइप्स के बनते हैं। किस टाइप के बनते हैं? 2 टाइप। पहला क्या होगा, बिन कार्ड, देन सेकंड इज स्टोर्स लेजर। बिन कार्ड जो होता है उसको, बिन कार्ड और स्टोर लेजर में डिफरेंस है वो अभी आगे हम देखने वाले हैं, इसी में है कंसेप्ट रिलेटेड है, क्योंकि वो भी एक तरह से इंट्रोडक्शन का पार्टी है, ठीक है। एंड सेवेंथ इज स्टॉक ऑडिट, ठीक है। अब टेक्निक्स क्या क्या है मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल, जब आप मटेरियल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप मटेरियल कंट्रोल कोशिश करो तो क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व, कौन कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आएगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, अभी डिटेल में बात करेंगे नीचे, ठीक है। स्टॉक लेवल जो कि मैं बताने वाला हूँ आपका कंसेप्ट 4 में, ओके। एंड ईओक्यू जो कि कंसेप्ट 3 में बताने वाला हूँ, एंड एबीसी एनालिसिस भी बताने वाला हूँ,
ये GIT, BAD, ये बीकॉम के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, सी एंटर के स्टूडेंट के जस्ट इन टाइम जो होता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये बात है कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल जो कि हम देखने वाले हैं कंसेप्ट 8 में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फीफो मेथड होगा, लिफो मेथड होगा, एवरेज कॉस्ट मेथड होगा जिसमें एक सिंपल एवरेज होगा एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में सिंपल है, जो कि स्टैटिक्स में कहते हैं कि सिग्मा एक्स हो गया एंड डिवाइडेड बाय एन हो गया। एंड वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है कि जो एक्स है, एक्स इंटू जो उसका वेट है प्लस जो x2 है उसका वेट है x2 का, देन डिवाइडेड बाय जो 1 का वेट प्लस 2 का वेट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे क्लियर नहीं हुआ वो, एक सेकेंड मैं। जैसे कि सपोज ये x1, ओके, एंड ये स्टैटिक्स के लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, ये n1 है, देन इसमें एड ऑन कर दिया हमने ये, देन इसके बाद ये x2 है, इनटू करा उसमें हमने n2 का, देन होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सिस्टमैटिक कंट्रोल क्या होता है। सिस्टमैटिक कंट्रोल जैसे कि ऊपर हम अभी देख चुके हैं, मटेरियल कॉस्टिंग में सिस्टमैटिक कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक कंट्रोल? तो सिस्टमैटिक कंट्रोल का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड यूसेज ऑफ मटेरियल्स सो एज टू मेंटेन अ रेगुलर फ्लो ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब यह है कि जो आप यूसेज ऑफ मटेरियल है प्लस जो प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोरेज है उसको इस तरीके से मेंटेन करना, इस तरह सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करना जिससे कि क्या है कि रेगुलर फ्लो ऑफ मटेरियल होता रहे, ठीक है, मेंटेन रहे, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ज्यादा ना हो। इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों नहीं हो? कि जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूं आपको कि सपोज कि अगर मटेरियल ज्यादा आ गया तो वेयर हाउस की कॉस्ट, जो वेयर हाउस में आप रखोगे तो कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो अगर कैरिंग कॉस्ट बस बढ़ जाएगा तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट फिर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, समझे आप? क्योंकि क्या है कि कैरिंग कॉस्ट जैसे किस तरह से बढ़ेगा, वेयर हाउस में अगर आप मटेरियल रखें तो कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। अब बात करें मटेरियल कंट्रोल ऑपरेशन, जो कि ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं आप लोगों को। एंड परचेज ऑफ मटेरियल है, उसके बाद ये प्रॉपर प्रोसीजर है। प्रॉपर प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर में क्या है? परचेज है, इनवाइटिंग है, एंड प्रिपेयरिंग और अप्रूविंग है परचेज। इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे सपोज क्या हुआ कि सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, एंड प्रोडक्ट बनाने जा रहा है तो कोई मटेरियल क्या है, कम पड़ गया है। अब कोई मटेरियल कम पड़ गया है तो क्या करा जाएगा कि जो फैक्ट्री से एक परचेज रिक्वेजिशन जाएगा कि हमें ये मटेरियल की जरूरत है, ये मटेरियल हमारे पास कम पड़ गया है, तो परचेज रिक्वेजिशन गया, क्या गया? परचेज रिक्वेजिशन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो कोटेशन मंगाएगा। कोटेशन कैसे मंगाएगा? अलग अलग सप्लायर होंगे, अपने अपने यूनिट्स वगैरह मेंशन करेंगे, क्वालिटी मेंशन, लेकिन कोटेशन टाइप का जो होता है ना, कैटलॉग टाइप का, वो मंगाया जाएगा। फिर एक शेड्यूल प्रिपेयर होगा, देन उसको अप्रूव करा जाएगा सप्लायर के द्वारा, ठीक है। अप्रूव करने के बाद परचेज ऑर्डर दे दिया जाएगा, परचेज ऑर्डर चला जाएगा। तो प्रिपेयरिंग ए शेड्यूल ऑफ कोटेशंस होगा, ठीक है। थर्ड लेवल पे स्टेप थर्ड में होगा। स्टेप 4 में अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव कर लेंगे, मतलब ये हमें पसंद है, ये बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट प्राइस पे दे रहा है, और उसके बाद परचेस ऑर्डर हो जाएगा। अब बात करते हैं, रिसीव होगा फिर मटेरियल रिसीव होने के बाद फिर इंस्पेक्शंस होगा मटेरियल का, देन स्टोर करेगा मटेरियल, स्टोर होगा मटेरियल जो कि स्टोर कीपर करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर इशू ऑफ मटेरियल हो जाएगा, मटेरियल इशू हो जाएगा, जिस डिपार्टमेंट को जरूरत थी उस डिपार्टमेंट चलेगा। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसमें दो मैंने बताया था ना आपको, बिन कार्ड होता है, स्टोर बिन कार्ड जो है वो स्टोर के ऊपर बनाता है, और स्टोर लीजर वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बताता है। जो स्टोर कीपर उसमें क्वांटिटी होगा, सिर्फ स्टोर लीजर में क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों होगा।
अब बात है इन्वेंटरी सिस्टम की, तो इन्वेंटरी सिस्टम जो स्टॉक वेरिफिकेशन सिस्टम वो दो टाइप का होता है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड द सेकंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक में क्या है, इसके नाम में इससे पता चला कि पीरियोडिक मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ या कोई पीरियोडिक पीरियड ना हुआ जब बनाया जाएगा, बट परपेचुअल जब मर्जी हो तब बना लो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। ठीक है, परपेचुअल में जब मर्जी हो तब बना सकते हो आप, लेकिन उसमें पीरियोडिक में क्या है, पीरियोडिक पीरियड है। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे आपका स्टॉक ऑडिट होगा, स्टॉक ऑडिट करा जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा इन्वेंटरी वगैरह का। अब ये डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीए इंटर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी पिछले टाइम से मैं देख रहा हूँ ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस में। सॉरी। तो जैसे ही क्या है कि बिन कार्ड में क्या है, बिन कार्ड में स्टोर कीपर बनाता है एंड स्टोर लीजर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। एक बिन कार्ड क्वांटिटी होता है, स्टोर लीजर है तो क्वांटिटी वैल्यू दोनों होता है। ये बिन कार्ड जब ट्रांजेक्शन हुआ उसी समय हो जाता है, एंड जो ये आफ्टर ट्रांजेक्शन होता है स्टोर लीजर। ठीक है, और जो बिन कार्ड है वो इंडिविजुअली पोस्टेड होता है एंड वो समराइज में होता है, ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड नहीं होता बिन कार्ड में, बस स्टोर लीजर में रिकॉर्ड होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि क्या एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल ले रहा हूँ किस टाइप का, हाँ जैसे कि क्या है कि एक मैं बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ये बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये बॉक्स बन गया, इसके अंदर कोई केमिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, केमिकल क्या है कि सपोज इसमें 100 लीटर, कितना है 100 लीटर केमिकल पड़ा हुआ है। ओके, 100 लीटर केमिकल पड़ा हुआ है। इसमें से क्या हुआ कि 10 लीटर जो है एक डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ी, उस डिपार्टमेंट को हमने दे दिया, तो माइनस करा 10 लीटर, 10 लीटर माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास क्वांटिटी बची 90 लीटर। एंड फिर क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट को और जरूरत पड़ी तो हमने 10 लीटर और उसे दे दिया, अब हमारे पास बन गया क्वांटिटी, कितना बचेगा 80 लीटर। तो दोस्तों यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां सपोज मुझे आप ये एज्यूम कर लो कि मैं स्टोर कीपर हूं, तो मैं स्टोर कीपर हूं, मैंने हैंड टू हैंड रिकॉर्ड करा है और सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करा है, वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करा। ये नहीं कि मैंने ये लिखा कि 100 लीटर कितने का आया, 90 लीटर 10 लीटर जो गया वो कितने का मैंने डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करा, ये मैंने वैल्यू को यहां पे मेंशन ही नहीं करा है, ओनली मैंने क्वांटिटी को मेंशन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये हुआ बिन कार्ड। अब बिन कार्ड में देखा जाए तो बिन कार्ड में क्या है कि तेरे नीट एंड क्लीन तो नहीं होगा, क्योंकि स्टोर कीपर मेंटेन करेगा तो नीट एंड क्लीन तो रहने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, वो हैंड टू हैंड रिकॉर्ड करेगा। बट जो स्टोर लीजर है वो सिस्टमैटिक वे में होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस बंदा करेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास टेक्निकल स्किल्स होगी वो करेगा स्टोर लीजर मेंटेन। ठीक है, बट बिन कार्ड तो ऐसे कोई भी कर सकता है। अब ये बिन कार्ड है, बिन कार्ड का ये मैंने फॉर्मेट दे रखा है आप लोगों को, इसमें सिर्फ देखा जाए ये आपका ये बिन कार्ड का क्या है फॉर्मेट, इसमें देख, और ये स्टोर लीजर का फॉर्मेट है। इसमें आप गौर से देखिएगा स्टोर लीजर में क्या हो रहा है कि रेट मेंशन हो रही है, ये रेट दिख रहा है, बट इसमें कहीं आपको रेट नहीं होगा, ओनली क्वांटिटी होगा बिन कार्ड में। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंसेप्ट 1। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट 1 बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कंसेप्ट सेकंड की तरफ मूव करते हैं, तो आइए कंसेप्ट सेकंड को लेट अस स्टार्ट। तो कंसेप्ट सेकंड क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हम वैल्यूएशन करेंगे रॉ मटेरियल का, हम वैल्यूएशन करेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई अगर कॉस्ट इंक्लूड करना है या कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है, ये बताता है वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि जीएसटी वगैरह पे करा, कोई एक्सपेंसिव वगैरह पे करो तो वो ऐड करना है या नहीं करना है, ये हमें बताएगा आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आइए इस पर देखते हैं, while calculating per unit of cost of raw material purchase, जो परचेस करा है अपने, सब आइटम्स आर कंसीडर, कुछ आइटम्स को कंसीडर करने की जरूरत है। वो कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको कंसीडर करने की जरूरत है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहला आता है दोस्तों आपका ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, ये 11th और 12th में जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको हम डिडक्ट करेंगे, क्वांटिटी डिस्काउंट है ये डिडक्ट होगा, बट कैश डिस्काउंट है उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिडक्ट करेंगे? वो डिडक्ट इसलिए करें नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, फाइनेंस बेनिफिट है। फाइनेंस बेनिफिट क्यों है? फाइनेंस बेनिफिट इसलिए है तो कैश डिस्काउंट क्या देखे दिया रहा है। सपोज मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। सपोज एक सप्लायर है एंड एक बायर है। सप्लायर ने सेल करा, बायर ने परचेज कर लिया। सप्लायर ने करा ठीक है भाई साहब, आप इतने दिनों बाद अगर पेमेंट दे दोगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। तो ये क्या हुआ? ये फाइनेंस बेनिफिट है। ये क्या है? फाइनेंस बेनिफिट है। ठीक है, ये फाइनेंस बेनिफिट हो रहा है। फाइनेंस बेनिफिट हो रहा है, एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि एक तरह फाइनेंस चार्जेस है। फाइनेंस चार्जेस है, ठीक है, फाइनेंस चार्जेस ही हुआ और इसको डिडक्ट आप लोगों को नहीं करना है फ्रॉम परचेज प्राइस सिंस इट इज अ फाइनेंस बेनिफिट। ठीक है, अब आया रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऑक्ट्री एंटी टैक्स, इसको ऐड करना है आप लोगों को। अब आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें आता है आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो ये जीएसटी वाला पॉइंट और कॉस्ट ऑफ कंटेनर वाला पॉइंट ज़्यादातर बच्चे इसमें प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, तो इस पे आप लोग फोकस करिएगा। तो जीएसटी वाले पॉइंट पे चलते हैं सीधा हम लोग। तो दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? जीएसटी का मतलब क्या है, जो कि आप लोगों टैक्स में तो ऑलरेडी आप पढ़ेंगे ही अच्छी तरीके से। तो जीएसटी को कब ऐड करना है? जब आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं हो तब आप लोगों को ऐड करने की जरूरत है। बट अगर क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं करना है तो आप लोगों को ये एज्यूम करोगे कि आईटीसी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है जीएसटी का। तो एज पर सेक्शन 60 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2070 कहता है कि अगर 4 कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप एलिजिबल हो आईटीसी अवेल करने के लिए। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है? डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, रेसिपिएंट गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड होना चाहिए, प्लस जो टैक्सेस है वो पे हो जाना चाहिए, मतलब जीएसटी जो पे हो जाना चाहिए, एंड रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। दैट इज जीएसटी 3B, पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो फाइल हो जाना चाहिए। और सेक्शन 17 और सेक्शन 18 जो है सीजीएसटी एक्ट 2007 वो कहता है कि कोई आईटीसी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, आईटीसी आप मतलब एलिजिबल हो फिर भी आप नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों जहाँ मैं जीएसटी में नहीं जाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो जीएसटी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कॉस्टिंग के बारे में, कॉस्टिंग का लेक्चर है तो मैं जीएसटी नहीं पूछ सकता। आप लोग जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड एनी हाउ कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब आगे क्या आता है कि जब तक अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप लोगों को मेंशन नहीं हो तो आप ये एज्यूम करके चलोगे तो आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल है तो आप लोगों को जीएसटी का ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना है। बट अगर क्वेश्चन ने दे दिया कि क्रेडिट नॉट अवेलेबल तो देन आप लोगों को परचेज कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, परचेज कॉस्ट में आप लोग का ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ऐड टू परचेज कॉस्ट इफ नो आईटीसी अवेल्ड unless specifically mentioned in questions. It will be excluded from cost of purchase assuming that credit is available. उसके बाद बात आई डिमरीजेस है, डिटेंशन चार्जेस है, फाइन पेनल्टी है, तो उसको डिडक्ट करना है परचेज प्राइस में अगर कॉस्ट में इंक्लूड है तो, अगर नहीं है तो आपको इग्नोर करना है। इंश्योरेंस कॉस्ट है, कमीशन वगैरह है तो ये तो आपको परचेज करना है। ठीक है, क्यों परचेज करेंगे इसको? परचेज करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि सपोज कि आपने कुछ मटेरियल वगैरह परचेज करा है, उसका इंश्योरेंस करवाया, कोई कमीशन वगैरह पे करा, तो एक तरह से कॉस्ट का पार्ट ही तो हो रहा है आपका। फ्रेट वगैरह पे करा है तो वो भी तो कॉस्ट का पार्ट ही हो रहा है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंटेनर की। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर में क्या कहता है कि आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, आप लोगों को ऐड करना है परचेज कॉस्ट में अगर नॉन रिटर्नेबल है तो, एंड ऐड नहीं करना है अगर रिटर्नेबल है तो। ठीक है, ऐड नहीं करना है अगर नॉन रिटर्नेबल है तो, ऐड करना है अगर नॉन रिटर्नेबल है तो, अगर ऐड नहीं करना है अगर नॉन रिटर्नेबल। तो इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को तो एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे सपोज मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज मेरे घर में पेंट हो रहा है,
थिनर की ज़रूरत पड़ी, मैं गया पेंट हाउस, ठीक है, मैंने कहा भाई साहब थिनर दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल भाई साहब लीजिए। उन्होंने फिर पूछा भाई साहब और कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि थिनर क्या मुझे किसी चीज़ में मिलेगा? तो कोई केन वगैरह में तो मिलेगा। तो ये मैं केन बनाने की कोशिश करिए, ये केन है, सपोज ये मान लो केन है, ठीक है, मान लो ये केन है, इसके अंदर मैं थिनर ले लिया। अब सपोज उन भाई साहब ने क्या करा कि थिनर के तो पैसे ले लिए, साथ ही साथ इस केन के भी पैसे ले लिए। अब अगर मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं एक काम करता हूँ, थिनर तो मैंने यूज़ कर लिया, अब इस केन को मैं वापस कर आता हूँ, तो जो 20 और 30 रुपये हैं वो वापस मिल जाएंगे। तो अगर वो मैं उनने सामने वाले ने रिटर्न कर लिया तो भाई साहब मेरे कॉस्ट के पार्ट बना ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं करा तो ये कॉस्ट का पार्ट बन गया। अब बात आती है नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस को गुड्स यूनिट जो गुड यूनिट है उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएनएल का पार्ट बन जाएगा। तो दोस्तों कॉस्ट पर यूनिट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? तो कॉस्ट पर यूनिट सिंपल होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। मैंने कहा था ना जो नॉर्मल लॉस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा गुड्स यूनिट से। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट सेकंड। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट सेकंड बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर तो आइए आप एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरी तरफ से तो अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे क्या एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, उसने परचेज करा है मटेरियल पी, किससे? एक कंपनी है जो कि रजिस्टर है जीएसटी में, मतलब सप्लायर भाई साहब हैं वो रजिस्टर हैं, लेकिन जो बायर है रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर है। ओके, उसने 1 लॉट परचेज करा 1000 यूनिट्स का। ओके, अब समझ में आ रही है ये। ओके, लिस्टेड प्राइस दिया है 50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का, 12% का सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है। ओके, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है? क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? सोचो सोचो सोचो, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो एक तरह से कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि क्या है कि आप लोग क्या है दो जगह बेनिफिट नहीं ले सकते हो, सिर्फ एक ही जगह बेनिफिट ले हो। या तो उसका कॉस्ट का पार्ट बनेगा या फिर वो जीएसटी का पार्ट बन जाएगा। या तो आप जीएसटी में ले लो उसका बेनिफिट या फिर आप कॉस्ट में ले लो उसका बेनिफिट, ठीक है। समझ में आया? अब क्या कैश डिस्काउंट है 10% और ये फाइनेंस बेनिफिट है तो उसको इग्नोर करना है हमें। फ्रेट एंड इंश्योरेंस है 3400 का, टोल टैक्स पे करा है 1000 का, ठीक है। डिमरेजेस है 1000 का, इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन अगर बोलता है कि परचेज कॉस्ट में इंक्लूड है तब हम डिडक्ट करते, अदरवाइज हमें इग्नोर करना है। कमीशन ब्रोकरेज पे करा है 2000 का, वो ऐड करना है। अमाउंट डिपॉजिट करा है रिटर्न करने के लिए 6000 का और वापस मिल गया 4000। तो ये नेट में देखा जाए तो 2000 का क्या करना है? हमें ऐड करने की जरूरत है भाई साहब। ओके, 2000 ऐड करने की जरूरत है। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 20% का क्या है नॉर्मल लॉस है, ठीक है। ये आप लोग इसमें मेंशन कर लीजिएगा, 20% का नॉर्मल लॉस हुआ है। पेमेंट मेड करना तो ये कैश डिस्काउंट को देने की कोशिश कर रहा है। पूछा क्या गया है क्वेश्चंस में, ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज टू एसकेडी कंपनी लिमिटेड। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो आप लोग क्या है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब आप इस समय कहाँ पर हैं, किस स्टेज पर हैं। उसके बाद फिर आप पॉज कर लीजिए मेरी वीडियो को और फिर आप अपने आप एक बार ट्राई करके देखिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करिए। तो चलिए मैं तो स्टार्ट करता हूँ। तो लिस्टेड प्राइस ऑफ मटेरियल दे दिया 50,000, तो 45,000 आ गया हमारे पास। एंड उसके बाद जीएसटी ऐड कर दिया मैंने। जीएसटी ऐड क्यों करा है? क्योंकि क्या कहा गया है? क्रेडिट नॉट अवेलेबल। व्हाट? क्रेडिट नॉट अवेलेबल, इसलिए मैंने ऐड करा है जीएसटी को, ठीक है। तो ये आ गया 50,400।
टोल टैक्स ऐड कर दिया 1000 का, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड कर दिया, कमीशन ब्रोकरेज ऐड कर दिया, ये अमाउंट डिपॉजिट करा था 6000, उसमें से लेस कर दिया जो हमारे पास आ गया वापस 4000, तो 2000 का हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आ गया 58,800 का आ गया। ओके, अब ये अदर एक्सपेंसेस का आ गया था कि 2% होगा टोटल कॉस्ट का, तो 2% होगा टोटल कॉस्ट का, तो 2% सपोज तो 1200 आ गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया 60,000 एंड 200 उसमें से, तो ये कैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ अदर एक्सपेंसेस कैसे निकला है। तो सपोज टोटल कॉस्ट जो 60,000 आया वो हमने एज्यूम कर लिया कि 100 है, अदर एक्सपेंसेस 2 है, तो 98 हो गया। 98 क्या आया, जो कॉस्ट है 58,800 एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस, वो 98 के बराबर है। तो 2 के बराबर कितना हुआ, या 100 के बराबर मान लो, तो अगर आप 100 बराबर को मानो तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 60,000। अगर 2 के बराबर लोगे तो आपकी फिर अदर एक्सपेंसेस आ जाएगी। ये उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय हो सकता है जिनको मैथमेटिक्स में थोड़े से कमजोर हैं, बाकी सब तो ओके होगा, बाकी सबको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो ये 60,000 आ गया, ये 1200 आ गया हमारा अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर हमसे कहा गया था कि शॉर्टेज हुआ है ड्यू टू नॉर्मल लॉस 200 का, तो वो हमने लेस कर दिया, तो 800 यूनिट्स हमारे पास इफेक्टिव क्वांटिटी आ गई, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 800 आ गया 75 कॉस्ट पर यूनिट। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। सॉरी, अब ये नोट है, नोट चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा ना वो सिंपली यही रहना चाहिए, इससे क्या बेस्ट इंप्रेशन जाता है, एग्जामिनर को यही फॉर्मेट अच्छे से, और इवन आपके जो स्टडी मैट है सी एंटर का उसमें भी यही फॉर्मेट यूज़ करा गया है। अब ये नोट चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन सेकंड की। इलस्ट्रेशन सेकंड क्या कह रहा है कि एक भाई साहब केमिकल ए हैं 10,000 kg, केमिकल बी है 8,000 kg, केमिकल ए के प्राइस है 10 रुपीज़ पर kg, केमिकल बी का प्राइस है 30 रुपीज़ पर kg। ओके, 1 लाख का है, 1,04,000 का। ओके, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, जिस पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। क्रेडिट अवेलेबल नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन कहने की कोशिश करा है कि क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल। और क्या है, तो वो ऐड करनी है, रेलवे फ्रेट है वो ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन कह रहा है शॉर्टेज हुआ केमिकल ए में 500 kg, केमिकल बी में 320 kg। ओके, और ये हम मान के चल रहे हैं, प्रोविजन बना के चल रहे हैं कि नॉर्मल लॉस हो सकता है 2% का, और आफ्टर 500 kg को 320 kg को लेस करने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये कॉस्ट लिख दिया जो कि हमें मेंशन था, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड कर दिया क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। रेलवे फ्रेट को हमने ये सेग्रीगेट करा है यूनिट्स के बेस पे, जो यूनिट्स है उसके रेशियो में सेग्रीगेट कर दिया, तो ये कॉस्ट आ गया, और ये केमिकल बी की कॉस्ट आ गई है। ठीक है, इफेक्टिव क्वांटिटी जो कि वर्किंग नोट में मैं भी आपको समझाऊंगा, ये इफेक्टिव क्वांटिटी आ गई। पूछा गया था रेट पर केजी बताइए, तो ये रेट पर केजी आ गया 12.04 एंड 15.43। अब ये इफेक्टिव क्वांटिटी कैसे निकाला है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, इफेक्टिव क्वांटिटी निकाला कैसे गया है। तो जैसे कि क्वांटिटी परचेज करा था 10,000 kg, वो लिख दिया केमिकल ए का। ठीक है, केमिकल ए का क्वांटिटी आ गया 10,000 kg, केमिकल बी का 8,000 kg आ गया। 500 का शॉर्टेज दिया हुआ था केमिकल ए का, वो लेस कर दिया तो 9,500 आ गया, एंड केमिकल बी का 320 7680 आएगा। 2% का और हमें प्रोविजन बनाना, तो 9,500 का 2% का बनाया तो 190 आ गया, एंड 7680 का 2% का बनाया तो ये इसको 153.6 आ गया। तो देन इसको इफेक्टिव क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी 7526.4 और 9310। तो ये फिर उसको डिवाइड करा तो 12.04 आ गया केमिकल ए का, एंड फिर अब आई होप आप लोगों को इलस्ट्रेशन सेकंड क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन थर्ड की। तो इलस्ट्रेशन क्या कहता है, वॉट प्राइस पर यूनिट प्राइस बताइए हमें। ठीक है भाई साहब, बताते हैं, पर यूनिट प्राइस पूछना चाह रहे हैं। तो 200 यूनिट पार्ट नंबर ए हमने परचेस करा है 1000 का। ओके, 20% का डिस्काउंट है 200 का। ओके, 800 आ गया। CGST है 96 का। ओके, तो ये ऐड कर दिया। अब तक कुछ GST के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे कुछ कहना चाह रहा हुआ। ये 50 आ गया, तो 946 पे हमारे पैकिंग चार्जेस इंक्लूड कर देते, 946 आ गया। ठीक है, ये नॉन रिटर्नेबल है,
नॉन रिटर्नेबल है, इसका मतलब क्या करना है हमें, बताओ बताओ। इसका मतलब हमें ऐड करना है कॉस्ट में। अगर रिटर्नेबल होता तो हम ऐड नहीं करते। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा जी, तो इसको तो फिर हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है नहीं ये पॉइंट, क्योंकि हमें तो इग्नोर करना है इसको, क्योंकि ये क्या है, फाइनेंस बेनिफिट है, या वी कैन से दैट इसको इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस की तरह ट्रीट करो। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जीएसटी के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम आईटीसी अवेल करना चाह रहे हैं, आईटीसी अवेलेबल है हमारे लिए। अगर आईटीसी अवेलेबल है तो हमें क्या करना है, हमें फिर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा जीएसटी। जो जीएसटी हमने पे करा है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कॉस्ट का पार्ट वो नहीं बनेगा क्योंकि जीएसटी आईटीसी अवेलेबल है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की सॉल्व करने की कोशिश करिए, पॉज करके वीडियो को। मैं तो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो हमने नेट परचेज प्राइस लिख लिया 800, पैकिंग चार्जेस है क्योंकि नॉन डिटरमिनेट था इसलिए ऐड करा हमने, तो 850 आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करा 200 यूनिट, जो कि ऊपर मेंशन हुआ था 200 यूनिट्स। ठीक है, 200 यूनिट्स लिख लिया हमने। तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट पूछा गया था हमसे, या वो प्राइस पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट बात की है, तो 4.25 ये हमारा आ गया है। अब नोट आप लोग चाहो तो मेंशन कर सकते हो, मेंशन कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर आप लोग को ज्यादा मतलब स्मार्ट मत बनो, बट मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं। कैश डिस्काउंट फाइनेंस बेनिफिट है तो इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं करा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में। ओके, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है फॉर ये सीजीएसटी पे, सीजीएसटी था ऊपर तो सीजीएसटी लिख लेना आप लोगों, तो इसलिए इसको हमने ऐड नहीं करा परचेस कॉस्ट में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों जो मटेरियल कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट 1 है एंड कंसेप्ट 2 जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, एनी छोटा सा भी कोई भी डाउट हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का डाउट सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे वो हम कंसेप्ट 3 से बात करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या वी कैन से दैट रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों। ज्यादा ज्यादा कहना चाहूंगा, प्लीज 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 मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्लीज दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, जिससे उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सके। मैंने अपना बहुत एफर्ट्स लगाया है, बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।